आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, विनम्रता पूर्वक मैं आपके किसी काम आ पा रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने नहीं परवाह करी कि दुनिया मेरी इज्जत कर रही है कि नहीं। हम ऑनलाइन सुन रहे हैं आचार्य जी को हम आ नहीं पाए, बात मत करो मुझसे, हमारी तुम्हारी पूरी कट्टी है, ऐसे नहीं चलता है। इससे नहीं चरित्र तय हो जाएगा कि तो रात में देर से आई थी, वो भी कैसे पता, बिल्डिंग के गार्ड ने चुगली खाई थी। ये रात में 8:30 बजे सो नहीं जाती, कैरेक्टर ढीला है। 8:30 बजे कोई सोने का टाइम होता है अंकल, 11:30 बजे भी कोई सोने का टाइम होता है। जितने जानवर है सब रात में घुस जाते हैं अपनी अपनी गुफा में, तो सबसे चरित्रवान तो वही हुए। वो कह रहा है मेरे हिसाब से चलोगी तो स्लट नहीं बोलूंगा, और मेरे हिसाब से नहीं चलेगी स्लट बोल दूंगा। कुल मिला के वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। क्यों चलना है किसी के हिसाब से, बोल ले, स्लट बोल रहा, जो बोल रहा बोल ले। समाज से आगे निकलना हो तो समाज से इज्जत मांगना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। प्रणाम आचार्य जी। जी कहें। सर मैं मुंबई से हूँ और एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपसे मिल। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर एक विमेन सिंगल रहना चाहे तो उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे दिया जाता है सोसाइटी से या फिर रिलेटिव से। हालांकि इस विषय में मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आपने मेंशन किया हुआ है अगर आगे बढ़ना है तो ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा। लेकिन सर यही बात हम अपनी फैमिली को कैसे समझाएं कि जो सोसाइटी बोलती है, स्पेशली पेरेंट्स को, कि जो सोसाइटी बोलती है जो वो करती है, उन सारी चीज़ों का तवज्जो नहीं देना है। तो क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि फैमिली को अकेले रहने देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सोसाइटी। तो सर आप इस पे थोड़ा, आप लोग विशेषकर महिलाएं जब ये पूछते हैं कि आत्मनिर्भरता संबंधी विषय पर, स्वतंत्रता के मुद्दे पर, सिंगल वुमन बनकर एक मुक्त जीवन जीने के मुद्दे पर दूसरों को कैसे समझाएं, तो एक जगह पर आप थोड़ा अटक रहे होते हैं, उलझ रहे होते हैं। आपने अभी चरित्र की बात करी, चरित्र को लेकर क्या कहा आपने, फिर से बोलिएगा, माइक दीजिएगा एक बार। जी सर। हाँ, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ, कि दूसरों से चरित्र का प्रमाण पत्र पाने के मुद्दे पर, इन सब मुद्दों पर आप पूछा करती हैं कि दूसरों को समझाएं कैसे, समझाएं कैसे। हमेशा यही होता है। आप कहते हैं हम तो समझ गए हैं कि हमें एक अच्छा, ऊंचा, सार्थक जीवन जीना है, लेकिन घर वाले नहीं समझते और समाज नहीं समझता, तो उनको कैसे समझाएं। और ये प्रश्न अधिकांशतः महिलाओं की ओर से ही आते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इस प्रश्न में उलझाव है अभी थोड़ा। आप दूसरों को समझाने की बात कर रही हैं, ये प्रश्न ही अभी लेकिन थोड़ा सा उलझा हुआ है। उलझाव ये है कि सवाल ये है ही नहीं कि दूसरों को समझाएं कैसे। सवाल होना ये चाहिए कि दूसरे अगर समझने को नहीं भी तैयार है तो मुझ में दम क्यों नहीं है कि दूसरों के समर्थन के बिना सच की खातिर सही जिंदगी जीऊं। सच इतनी सस्ती चीज होता है क्या कि दूसरों के समर्थन का मोहताज हो। मान लीजिए एक बार को कि मुझे सच बोलना है और किसी वजह से आप सब लोग मेरे खिलाफ हो जाएं। ठीक है, आप कहें कि साहब हम आपका समर्थन तभी करेंगे जब आप कुछ मिलावटी बात बोलो, बात को थोड़ा नीचे लेके आओ, झूठी बोल दो, फिर हम आपके समर्थन में आ जाएंगे। तो मैं आपके समर्थन की परवाह करूं या सच की? आप जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा। बोलिए। आप जैसा कहेंगे वैसा बिल्कुल नहीं करता मैं। अगर मैं आपके कहे मुताबिक करने लगूं तो आपके किसी काम का नहीं रह जाऊंगा ना। तो
तो मैं आपके काम का इसीलिए हो पा रहा हूं क्योंकि मैं बहुत इस बात का ख्याल नहीं रखता कि आप मेरा समर्थन करेंगे कि नहीं। इससे ये नहीं है कि मैं आपकी उपेक्षा करता हूं, इसी में मेरा प्रेम है आपके लिए। अगर मैं आपके कहे अनुसार चलने लग गया तो ये आपके प्रति एक प्रकार की हिंसा हो जाएगी। समझिए इस बात को। आप किसी भी दिशा जा रहे हो और मैं आपकी ही दिशा का गमन करने लगूं या समर्थन करने लगूं, तो मैं फिर आपकी भलाई चाह रहा हूं या आपकी बुराई में सहायक हो रहा हूं? बोलिए। हाँ, तो सच्चाई के मुद्दे पर दूसरों के समर्थन की इतनी नहीं परवाह करी जाती बाबा। ये आ रही है बात समझ में? महिला होने के नाते प्रकृति ने आपको भावना थोड़ी ज्यादा दी है, ममता थोड़ी ज्यादा दी है, और प्रकृति ने आपको वो सब इसलिए दिया है, आप जानती हैं कारण, मैं क्या समझाऊं, इतनी बार तो समझा चुका हूं। प्रकृति ने वो सब कुछ आपको बिल्कुल भौतिक कारणों से दिया है। ठीक है, जंगल में जो माँ होती है वो अपने नवजात की भली भांति देखभाल कर पाए और उसको बड़ा कर पाए, इसके लिए आवश्यक है कि प्रकृति वो जो माँ है उसमें कुछ विशेष भावनाओं का अतिरिक्त संचार करके रखे। वैसी भावनाएं पुरुष में भी होती हैं, महिला में प्रकृति ज्यादा रखती है। खेल सादा हार्मोन्स का है बस, और कुछ नहीं। और वो सारा खेल बस इसलिए होता है ताकि जो प्रकृति का चक्र है वो आगे चलता रहे। अब आप वो जो प्रकृति प्रदत्त भावना है उसको प्रेम काहे को माने बैठी है? ममत्व तो है बस, और कुछ नहीं। वो ममत्व तो अपने बच्चे से भी होता है, वो ममत्व तो अपने माँ बाप से भी हो जाता है, अपने पति से भी हो जाता है। स्त्री को माता ऐसे ही थोड़ी बोला गया, वो सबकी माता बन जाती है, वो अपने पिता की भी माता बन जाती है, वो अपने पति की भी माता बन जाती है, वो सबकी माता बन जाती है। वो अपनी माँ की भी माँ बन जाती है। समझ रहे हैं बात को? तो क्या नतीजा होता है? नतीजा वही होता है जो ममता में डूबी एक माँ और उसके बच्चे के बीच में होता है। बच्चा बिगड़ जाता है। बच्चे को वो माँ कभी सही राह, सच्ची राह नहीं ला पाती। ला पाती है क्या? बच्चों को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? माँ का होता है ना। मदर इंडिया बनी थी, वो कल्ट क्लासिक है, आज तक चल रही है। वो क्यों चल रही है भाई? क्योंकि उसमें बताया कि भारत माँ एक विशेष माँ है जो अपने बिगड़े हुए बच्चे को दंड देने से बिल्कुल नहीं कतराती। वहां बच्चा था, बिगड़ गया था, मां ने उसको जो आखिरी सजा हो सकती थी वो दे दी। हालांकि ममता उसे बहुत थी अपने उस बच्चे से, वो उसका लाडला था बिल्कुल। पर ये बात हम सीख नहीं पाते। हम सीख नहीं पाते इसीलिए तो मदर इंडिया मूवी खास थी। समझ में आ रही है बात? अरे भाई, अगर दिख रहा है कि साथ वाले बिगड़े हुए हैं तो फिर उनकी इतनी ज्यादा परवाह क्यों? बच्चा बिगड़ा हुआ है, पांव पटक पटक करके चीजें मांग रहा है और मां ने उसको लाके खिलौने भी दे दिए और चॉकलेट भी दे दी। ये मां है कि दुश्मन है? बोलिए। अब वो जो बच्चा है, मैं बोल रहा हूं, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो बच्चा पति भी हो सकता है, वो बच्चा समाज के लोग भी हो सकते हैं। स्त्री तो मां है लेकिन, और अक्सर माओं को पता होता है कि बच्चा जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी सब वाजिब गैर वाजिब मांगे वो पूरी करती चलती हैं। हाँ या ना? बच्चे भी भली भांति जानते हैं कि अपनी उल्टी पुल्टी मांग पूरी करानी है तो बाप के पास जाओगे तो चाटा भी खा सकते हो। माँ के पास चले जाओ, उसका आंचल पकड़ करके थोड़ा इधर से खींचो, उधर से इतराओ, एक आध दो आंसू बहा दो, काम हो जाता है। जो काम बच्चा अपनी माँ के साथ करता है वो काम हर स्त्री के साथ पूरे समाज ने करा है। उसको भावना के तल पर
घसीटा है और उसके भावों के साथ खेल करा है। स्त्री के साथ बौद्धिक बातें कौन करता है बताओ तो? कौन सा पति अपनी पत्नी से एक बौद्धिक तल पर, इंटेलेक्चुअल प्लेन पर रिश्ता बनाता है? कहां बनाता है ना? या तो शारीरिक तल पर होगा या भावनाओं के तल पर होगा। बुद्धि के तल पर पति पत्नी बात ही कहां करते हैं? बुद्धि के तल पर बाप बेटी भी कहां बात करते हैं? कर सकते हैं, मैं अनुपात की बात कर रहा हूं। कोई ये ना कह दे कि मुझे पता है एक ऐसा किस्सा, तो ये आचार्य यहां खड़ा होकर झूठ बोल रहा है। अपवाद हर जगह होते हैं। मैं अपवादों की नहीं, अनुपातों की बात कर रहा हूं। प्रपोर्शन कम होता है वो अनुपात पुरुषों के बनिस्बत, ये बता रहा हूं। आप समझ रहे हो? अब वही मेरी बात है, मैंने कुछ समझाया। मैं जो समझा रहा हूं, देखिए, जिसे हम सिंसेरिटी बोलते हैं ना, सिंसेरिटी, गंभीरता, सच्चाई, वो कई बार लड़कियों में ज्यादा होती है लड़कों की अपेक्षा। ज्यादा सीधी होती है, कुटिलता थोड़ी कम होती है। अब फिर कोई ना कह दे कि मैंने कुटिल बहुत देखी है ऐसी, एक से एक मंथरा घूमती हुई। मैं वहां भी अपवादों की नहीं, अनुपातों की बात कर रहा हूं। तो लड़कियां थोड़ी ज्यादा सीधी होती हैं, उन्हें बात समझ में भी आ जाती है, लेकिन जब बात पर चलने का वक्त आता है तो पीछे हट जाती हैं। क्यों पीछे हट जाती हैं? भावना। कोई आया और उनकी भावनाओं को थोड़ा सा जगा गया, बहका गया, और वो तुरंत पीछे हट गई। बोली नहीं, बात तो सब सही है, लेकिन पापा बोले अगर तू सही रास्ते चली गई तो मैं जान दे दूंगा, तो मैं तो नहीं जाती। अरे दीदी, क्या करें? क्या करें बताओ? फिर इसीलिए हुआ है बहुत बार कि पुरुषों ने स्त्री से हार ही मान ली। जो समझाने और सुधारने आए थे ना, उन्होंने सीधे अपना सर ही पटक दिया, बोले कि हमें बात ही नहीं करनी इनसे। आज आप धर्म में जो विकृत रूप देखते हैं कि कई होते हैं साधु महात्मा वगैरह, कह देते हैं कि साहब हम ब्रह्मचारी हैं, हम स्त्री से मिलते नहीं। इसकी शुरुआत शायद हो सकता है अतीत में ऐसी हुई हो कि कभी कोई रहा हो प्राज्ञ पुरुष, समझदार आदमी, जिसने पूरी कोशिश भी करी हो, पुरुषों के लिए भी स्त्रियों के लिए भी, पर पाया हो कि स्त्रियां आखिरी कदम पर आकर अटक जाती हैं, भावनाओं में फंस जाती हैं। तो उसने कहा हो कि फिर इन पे ऊर्जा लगाने से फायदा क्या है? इन पे कितनी भी मेहनत करो, जब इन्हें अटक ही जाना है तो इन पे क्यों ऊर्जा लगाऊं? शायद शुरुआत वहां से हुई होगी। उन्होंने कहा होगा इन पे ऊर्जा लगानी ही नहीं है। यहां पे जब कोई परिणाम ही नहीं आना तो ऊर्जा खराब करने वाली बात है, बस मत अटकिए। ये क्या सवाल है कि मुझे सारी बात समझ में आ गई है, फैमिली को कैसे समझाऊं? फैमिली नहीं समझेगी तो नहीं समझेगी, तो नहीं समझेगी। ये समस्या फैमिली की है, आपकी कैसे हो गई? फैमिली को यहां पे आकर सवाल पूछना चाहिए ना कि हमारे घर में एक लड़की है, बहुत तेज है, बहुत समझदार है, पर हम बेवकूफ हैं, हम क्या करें? हमारी समस्या है। फैमिली आके क्यों नहीं कह रही कि हम बेवकूफ हैं, हमारी समस्या है? फैमिली को कोई समस्या नहीं है, वो बिल्कुल एकदम अपनी बेहोशी लेके मस्त पड़े हुए हैं, और लड़की आकर के अपना पूरा बेबसी और कमजोरी और आंसू सब जाहिर किए दे रही है। हाय मैं अब तो देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है, पर मैं क्या करूं? फैमिली और समाज और पड़ोसी और फूफी और बूबी और फूफा और जो भी होता है सब ये नहीं मानते। तो ये लेना देना क्या इनसे? ऊंची चीज अगर हाथ लगी है तो उसको ऊंची जगह पर रखना भी सीखो ना। हीरा पायो, हीरा पायो, गांठ गठियायो। आगे क्या फुसफुसा रहे हैं एक दूसरे से? क्या कर रहे हैं? कोई एक खड़ा हो जाए और जोर से बोले। हाँ, और
और बार बार से भी ज्यादा हीरे को ले जाकर के इधर उधर, जो हीरे की कीमत नहीं जानता उसके सामने खोलते हो क्या? तो ये जो उच्चतम ज्ञान मिल रहा है, इसकी कुछ इज्जत नहीं करनी है? कोई इज्जत नहीं है? या कह रहे हो कि ये ज्ञान भी हम तभी स्वीकार करेंगे जब पहले फूफी हां बोलेगी? ज्ञान की हमारी नजरों में यह कीमत है कि ज्ञान भी तभी लेने लायक बात है जब पहले घर वाले और पड़ोस वाले और ऊपर की मंजिल वाले और नीचे के बेसमेंट वाले, ये सब के सब जब यहां पर देंगे कि हां जी ठीक है कर सकते हो तुम, तो मैं ज्ञान को स्वीकार करूंगी। ज्ञान का मतलब है वो चीज जो सबसे ऊपर होती है, बाकी सब उससे नीचे होते हैं। ज्ञान नहीं झुकेगा, ज्ञान के सामने सबको झुकना पड़ेगा। मुक्ति आसमान होती है, आसमान नीचे आएगा। मुक्ति का मतलब होता है आसमान में पंख खोलकर उड़ना। आसमान थोड़ी तुम्हारे लिए नीचे आएगा, तुम्हें पंख दिए गए हैं ताकि तुम उड़कर आसमान तक उठो। आसमान थोड़ी खींच के नीचे लेके आओगे। और आसमान को नीचे क्यों खिलाना है? क्योंकि वो फलाना है, घर में वो भैंसा है, वो उठ नहीं सकता ऊपर। घर में एक भैंसा है, वो ऊपर नहीं उठ सकता, तो आसमान को ही नीचे ले आओ। ये कौन सा तर्क है? ये तर्क समझाओ। और हम सबके घरों में ऐसे पशु होते हैं जो ऊपर उठने से इनकार करते हैं। घरों में हो, जिंदगी में हो, दफ्तर में हो, व्यापार में हो, पड़ोस में हो, होते तो जरूर है कि नहीं? और वो पशु आपके जितना निकट हो, आपका अभाग उतना बड़ा होता है। कई बार तो पशु सीधे सीधे आपके ऊपर चढ़ा हुआ होता है। सोचो मौत कैसे हुई? हिप्पो चढ़ गया था हमारे ऊपर, ऐसे तो मौत हुई है। और वो तो ऊपर उठेगा नहीं, पशु है पहली बात, वो नहीं उठेगा ऊपर। तो क्या करें? आसमान का अपमान करें और आसमान को बोले तुम नीचे आओ? वो नहीं आ सकता नीचे, वो आसमान है। अब तुम चुन लो। तुम चुन लो कि तुम्हें यह चाहिए कि वो। ये पक्का है कि उसको नीचे लाने की कोई विधि नहीं होती। और आप जब भी मेरे पास ये प्रश्न लेकर आएंगी, ये प्रश्न कम से कम 100 बार आ चुका है सामने, कभी इस रूप में, कभी उस रूप में, कभी इस रूप में, कभी ये कि नहीं मैं सब समझती हूँ, ये है फलाना काम है, बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ, दिल से करना चाहती हूँ, पर घर में ये है तो मैं कैसे करूं? तो मत करो। मेरे सामने आप क्यों आए हो? मत करो। आपकी जिंदगी, आपका काम, आपका दिल, मत करो। आपका ईमान, मत करो। आपकी चेतना गवाही देती है अगर कि जो आपके लिए सही है, सच्चा है, जिससे आपको प्रेम है, आप वो छोड़ सकते हो, तो बिल्कुल मत करो ना। और यही सवाल मैं पकड़कर बैठ गया होता तो आज आपसे बात कौन कर रहा होता? मैं कोई आसमान से उतरा हूं? मेरी जिंदगी में भी वही सारे मुद्दे रहे हैं। मैं भी उन्हीं सब एक एक चीजों से गुजरा हूं जिनसे आप गुजर रहे हैं, या गुजरे होंगे, या गुजरने वाले हैं। चुनना पड़ता है भाई, और चुनना कभी भी बहुत मौज की, मजे की बात नहीं होती। चुनाव का अर्थ ही होता है ये चाहिए तो ये छोड़ना पड़ेगा। चुनाव का अर्थ ही होता है पीड़ा से गुजरने की तैयारी। जो कष्ट से गुजर नहीं सकता वो सुधर नहीं सकता, निखर नहीं सकता। आप अगर ये चाहती हैं कि कष्ट से गुजरे बिना आपको, कहते हैं ना कि मरना भी नहीं है और स्वर्ग भी चाहिए, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कष्टप्रद चुनाव करने पड़ेंगे। इसीलिए बार बार हमें उपनिषदों के ऋषि बोलते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। जो बल दिखाने को तैयार नहीं, उसे आत्मा का लाभ नहीं होने वाला। लाभ माने प्राप्ति। आत्मा तक पहुंचने की कोई संभावना नहीं है अगर तुम बल का चयन नहीं कर रहे। और बल कोई प्रकृति प्रदत्त वस्तु नहीं होती, उसका आह्वान करना पड़ता है।
वो आपके भीतर होती है, उसको बुलाओगे जगाओगे तो आ जाएगा, और नहीं बुलाओ तो बोल दो मैं तो अबला हूं। नारी का तो दूसरा नाम ही बन गया अबला। और वहां वो बोल रहे हैं नायम आत्मा बलहीन। बल क्यों? बलहीन को नहीं मिलने, आप अबला हो तो कैसे मिल जाएगा? कवियों ने लिख दी आपके लिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। बनी रहो अबला, आंचल में दूध लेके आंखों में पानी लेके। ये दूध और पानी का कारोबार वैसे ही बेईमानी का होता है। और इधर तो मामला पूरा वीगन है, तो मुझसे तो कोई उम्मीद भी नहीं। क्यों नहीं मैं देखता पुरुषों को ही सवाल पूछते हुए? ये सवाल अधिकांशतः स्त्रियां ही क्यों लेकर आती हैं? आचार्य जी आपकी सारी बात समझ में आती है, बट फैमिली, और तुम जानो फैमिली, मुझसे पूछ के फैमिली करिए। और फैमिली में तो हमेशा संबंध होते हैं ना, दो होते होंगे। पुरुष को तो ये नहीं समस्या आती। हमारे सब जो शैक्षणिक कार्यक्रम चल रहे हैं, गीता और अष्टावक्र गीता और सब मिला करके आगे, उनमें मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता है और गौरव है कि लगभग 50% महिलाएं हैं। भारत में ऐसा होता नहीं। और किन्हीं एक या दो श्रृंखलाओं में तो 50% से शायद ज्यादा भी हैं महिलाएं। और जब ऐप पर प्रतिभागिता की बात आती है तो उसमें 50% से थोड़ी ज्यादा ही रहती हैं महिलाएं। और ये हुई अच्छी बात। अब सुनिए बुरी बात, यहां पर आप लोग जो बैठे हुए हैं ना, इसमें मुश्किल से 20% है महिलाएं। ये जो मजबूरी की बात है, मैं इसको मजबूरी नहीं मानता, ये मैं बेईमानी कह रहा हूं मेरी नजर में। कहां गई सब की सब? वो घर में बैठी हैं, वो वहां से अपना मजबूरी का बता रही हैं। हम ऑनलाइन सुन रहे हैं आचार्य जी को हम आ नहीं पाए। बात मत करो मुझसे, हमारी तुम्हारी पूरी कट्टी है, ऐसे नहीं चलता है। ये क्या है? ये कहां का प्रेम है? ये कौन सी वफा है कि दूर दूर से बैठ करके वहां से शब्दों के तोहफे भेजे जा रहे हैं? भाई हमने तुम्हारे लिए भौतिक थाली बनवाई है, स्थूल, और आप वहां से क्या लिख रहे हो? बस शब्द। ऐसे कैसे चलेगा? वजह क्या है? हम मजबूर हैं, हम आ नहीं सकते। क्या मजबूर है? टांगे नहीं है? मजबूरी बताओ। भारत सरकार ने वर्जित करा है कि फ्लाइट में और ट्रेन में महिलाओं को टिकट नहीं दिया जाएगा। मजबूरी बताओ, क्या मजबूरी है? मजबूरी बताओ। कुर्सी पे नहीं समाओगे, हम दो लगा देंगे एक साथ। आपको पता है, यहां पे अगर शुभंकर हो तो वो बताएगा, उसके पास एक पूरी सूची है जो वो बैठ करके बना रहे हैं पिछले हफ्ते भर से। महिला यहां पर आ पाए उसके लिए उन्होंने एक अलग से लिस्ट बनाई थी जिसका उन्होंने नाम दिया था वीएल। वीएल आप समझते हैं क्या है? आसपास है कहीं पे? वीएल क्या होता है जानते हैं? वल्नरेबल लिस्ट। वल्नरेबल लिस्ट उसने खुद बनाई थी कि महिलाएं अगर आएंगी तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेना। ये मेरा निर्देश था उसको। बाहर एक अलग से ट्रैवल एंड हेल्प डेस्क रखी गई है कि शाम को जब निकले तो अगर किसी को रास्ते नहीं पता है या साधन नहीं पता है तो उसको अकेले मत छोड़ देना, पूरी व्यवस्था करना कि उसको उसके घर तक पहुंचाना है। हम यहाँ पे जितना हो सके उतना प्रबंध करके बैठे हैं, और आप बोल देते हो मैं महिलाओं में आ नहीं सकती, तो मैं क्या करूं फिर? बताओ। वेदांत एक चीज से पूरी तरह इनकार करता है कि आपके ऊपर आपसे बाहर भी कोई बंधन होता है। आपका जो भी बंधन है वो यहां है। यहां कोई बेड़ियां यहां नहीं होती, यहां बस चूड़ियां होती हैं। सारे बंधन यहां होते हैं। और जितनी बार आप अपने बंधनों के अनुसार काम करती हैं या करते हैं, आप उन काल्पनिक बंधनों को
सत्यता बना देते हो अपनी। मान्यता सत्य कैसे बनती है? व्यवहार करके उस पर। मान्यता पर व्यवहार करने जाओ, वो आपके लिए तो सत्य बनी गई। मेरी मान्यता है कि मैं लंगड़ा हूं। मेरी क्या मान्यता है? मैं लंगड़ा हूं। वो मेरा सत्य बन गई क्योंकि मैंने उसके अनुरूप, बोलो, व्यवहार करना शुरू कर दिया। एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है ये कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं लंगड़ा हूं, बिल्कुल नहीं है। पर मेरा पर्सनल ट्रुथ तो हो गया ना। आप जिस मान्यता को जीना शुरू कर दो, वो आपका व्यक्तिगत सत्य तो हो ही जाता है। अब कौन आपको छुड़ाएगा? कैसे आपको कोई बचाए? जिस बात को आपने जीना शुरू कर दिया, उसको कोई कैसे झुठलाए? हर बार, एवरी इंस्टेंस, हर वो प्रकरण जब आप अपनी झूठी मान्यता पर ही आचरण कर डालते हो, आप उस झूठी मान्यता को अपनी जिंदगी का सच बना देते हो। और जो चीज आपकी जिंदगी का सच बन गई, वो आपकी जिंदगी में सच को कभी उतरने नहीं देगी। जितना ज्यादा तुम अपने झूठ को अपनी आदत बनाओगे, उतना ज्यादा मुक्ति तुम्हारे लिए बहुत बेगानी चीज होती जाएगी। झूठ सच नहीं बन सकता, पर बहुत पुख्ता आदत जरूर बन सकता है। और आदत बनता है झूठ अभ्यास कर करके, अभ्यास कर करके। जिसका अभ्यास करो वो चीज आदत हो जाती है। पहले तो मन में एक झूठ पालो, फिर बार बार उसका अभ्यास करो, फिर कहो हम तो बंधन में हैं, हम तो फंसे हुए हैं। ये तो सेल्फ हिप्नोसिस है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सेल्फ हिप्नोसिस। किसी भी चीज को है बोलने से पहले 70 बार सोचना चाहिए। है मतलब होता है सच, है या माना है। मत बोल दिया करो कभी भी किसी भी चीज को कि है। विचारक यहां तक गए हैं कि वहां रखा है ना वो पानी का ग्लास, वो उसको भी पूछते हैं है या माना है। उसको ऐसे कहते हैं कि है या बस भाषित हो रहा है। कहीं अध्यास तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बस अनुभव में आता है, प्रतीत होता है, या सचमुच है। सारा खेल इसी बात का। ऑन्टोलॉजी क्या होती है? दर्शन के केंद्र में बैठी होती है वो बस एक सवाल पूछती है क्या? द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस। है भी है या बस माना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बंधन है? तो मानो। मानने पे कौन सा टैक्स लगता है? जी भर के मानो, जो मानना है वो मानो। ये यतेंद्र जी बैठे, इनको भूत चढ़ा है, मेरी जेब में एक खास बंदूक है, उससे बौंग 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 करूंगा, इनका भूत उड़ जाएगा। और सचमुच उतर जाते हैं लोगों के भूत, बिल्कुल उतर जाते हैं। मान्यता बड़ी जबरदस्त चीज होती है। मान्यता बहुत बहुत जबरदस्त चीज होती है। बहुत सोच समझ करके है कहना चाहिए। बोला करो लग रहा है, इट अपीयर्स सो, नॉट इट इज सो। ये जो इजनेस है, ये बहुत बचा करके बस सत्य के लिए आरक्षित रखनी चाहिए। ओनली द ट्रुथ इज, ऑल एल्स जस्ट अपीयर्स। है थोड़ी, लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उसको वैसा देखने में मेरा अपना कोई स्वार्थ है। मेरे स्वार्थ बदल जाएं, मेरे अनुभव बदल जाएंगे।
मेरा अज्ञान हट जाए, मेरी मान्यता हट जाएगी। और बहुत बहुत सावधान रहा करो उन लोगों से जो बिना रुके तूफानी गति से एक ही सांस में 100 बातें बोल जाते। देखो ऐसा तो करना ही होता है, फिर ये होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना होता है। बहुत सावधान रहो। ये वो लोग हैं जो आपको ठहर कर सोचने समझने का मौका भी नहीं देना चाहते। ये जल्दी से, जैसे जादूगर होता है ना, वो हाथ की सफाई कि वो सट से कुछ कर देता है, वो धीरे धीरे करे एकदम स्लो मोशन में, तो क्या होगा? अगर उसको बिल्कुल स्लो मोशन में आपको देखने को मिल जाएगी जादूगर क्या कर रहा है, तो क्या होगा? पकड़ा जाएगा। तो वैसे ये लोग ना बिल्कुल द्रुत गति से आपके सामने सट 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 निकाल देते हैं। अगर आप उनको पकड़ पाए कि इन्होंने क्या बोला, रुको, थम लो, देखने दो देखने दो देखने दो देखने दो, तो आपको दिखेगा कि वो पूरी हाथ की नहीं तो जबान की सफाई चल रही है। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा करना होता है, ऐसे जीना होता है, ऐसे कर्तव्य निभाने होते हैं, ऐसा मानना होता है, ऐसे उठना होता है, ऐसे सोना होता है, ऐसे पहनना होता है। हाँ। पता नहीं बुद्ध सचमुच ऐसा बोले थे कि नहीं, पर उनके साथ ही जुड़ा हुआ है कि महिलाओं को आने नहीं देना चाहते थे संघ में। ये कोई महिलाओं के लिए बहुत सम्मान की बात नहीं है, और इसमें बुद्ध का अपमान नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अरे बुद्ध नारी विरोधी थे, बुद्ध को बना दिया मिसोजिनिस्ट। बोलते ये देखो ये नारियों को आने नहीं देते थे। बुद्ध को तो नर नारी समझ में ही नहीं आता था। बुद्ध और बुद्धि थोड़े ही होता है। बुद्ध तो वहां पहुंच गए थे जहां लिंग बचता नहीं। इससे नारियों के बारे में कुछ पता चलता है। और मेरी ये बात सुन के बहुत सारी नारियां तुरंत सक्रिय हो गई, ये देखो हमारे खिलाफ बोल रहा है। कहते हैं, कोई लिखित प्रमाण वगैरह नहीं है, बोले थे कि मेरा संघ चलता 1000 साल, हजारों साल, अब नहीं चलेगा, आधा जितनी उसकी उम्र है उतना चलेगा बस, क्योंकि अब मैंने महिलाओं को अनुमति दे दी है। हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई दस्तावेज नहीं, कोई इतिहास नहीं मिलता, पर मैं बताता हूं क्या हुआ होगा। बुद्ध ने अथक प्रयास करा होगा महिलाओं के लिए, और उसके बाद बुद्ध ने यह बोला होगा। क्योंकि जब भी कोई बुद्ध महिलाओं के लिए प्रयास करता है, महिलाएं उसके सामने अपनी भावनाएं लेके खड़ी हो जाती हैं। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, बट कोई वजह थी ना कि बुद्ध ने अपना पहला शिष्य अपनी पत्नी को ही नहीं बनाया, महिला थी, उसको छोड़ के आना पड़ा। वो भी खड़ी हो गई, बट पहले बहुत बातें करी होंगी, तो छोटे बच्चे का मुंह दिखाने लगती होगी, ये देखो ये तुम्हारा है। नहीं तो उन्हें क्या समस्या थी, पत्नी थी अपनी और बच्चा था अपना, दोनों को बोलते चलो भाई तुम भी चलो जंगल में, क्या समस्या, चलो तीनों साथ साथ रहेंगे। वो भी इंसान ही थे और बहुत करुण इंसान थे। दर्द तो उनको भी हुआ होगा जब छोड़ के आए थे पत्नी को, बेटे को। कोई बहुत मजबूरी रही होगी तभी छोड़ा होगा, पर्यटन करने तो नहीं निकले थे बाहर। महिलाओं को सर्वप्रथम अपना मित्र स्वयं बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई बुद्ध उनकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको अगर हर चीज के अंत में यही लेकर खड़ा हो जाना है कि पप्पा ने ऐसा बोल दिया, मम्मी ने ऐसा बोल दिया, और हब्बी डार्लिंग ये बोल रहा है, और वो मम्मी नंबर 2 ऐसा बोल रही है, तो फिर तो कुछ आप पे हो नहीं सकता। मम्मियां भी आपकी एक थोड़ी होती हैं, कुछ नहीं हो सकता। और ये कोई परिवार के प्रति क्रूरता की बात नहीं है भाई। परिवार में एक दिया जले तो उससे बाकी दियों के जलने की भी संभावना होती है ना। परिवार में एक को अगर थोड़ा होश आए तो बाकियों में भी होश का संचार हो। पर खुद होशमंद होने की जगह कहना मेरा तो कर्तव्य है,
और कर्तव्य के बाद वो नंबर 2 की चीज जो इन्होंने बोली, कैरेक्टर। ये कैरेक्टर क्या होती है भला? कैरेक्टर माने क्या होता है? कैरेक्टर माने क्या होता है? कौन तय करता है कैरेक्टर माने क्या और कैरेक्टर चीज क्या है, और वो इतने महत्व की कैसे हो गई? सब परेशान घूमती हैं, हाय कोई मुझे कैरेक्टरलेस ना समझ ले। कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टरलेसनेस क्या होती है, परिभाषा तो बता दो। अगर कैरेक्टर का अर्थ होता है चरित्र, तो उसके मूल में है चर, और चर का अर्थ कर्म से होता है। चर का मतलब गति, उसी से आचरण भी आया है, कर्म। तो कर्म तो हमेशा ज्ञान से आना चाहिए, माने जिसको ज्ञान है उसके पास चरित्र है। चरित्र की तो फिर एक ही परिभाषा है, चरित्र का तो फिर एक ही आधार है, ज्ञान। उसके अलावा कहां से आ गया चरित्र और कैरेक्टर? कहां से आ गया कि तुमने सर ढक रखा है कि नहीं, इससे कैरेक्टर तय हो जाएगा? नहीं। इससे तो यह भी हो सकता है पता के सर में जुए थे, फ्लाइंग जुए, तो छुपा के रखे हो कि उड़ उड़ के इधर उधर कहीं मिसाइल की भांति। अब आज भी मतलब कितनी भी पढ़ लिख गई हो महिला, कुछ हो गई हो, ये कैरेक्टर नाम के कीड़े से वो कटी हुई है। देखिए बाकी सब ठीक है, लड़की पढ़ी लिखी हो ना हो कुछ ना हो, कैरेक्टर टाइट होना चाहिए। ये लूज और टाइट का मामला भी क्या है? ये क्या, फ्रायड को बुलाना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें तो सेक्सुअल दिशा की ओर जाती हुई लग रही हैं। आपका चरित्र कैसा है, अगर इस बात का महत्व आपको रखना भी है तो इस बात से रखिए कि आपके चरित्र के केंद्र में होश है कि नहीं। जो होशमंद वो चरित्रवान, बात खत्म। इससे नहीं चरित्र तय हो जाएगा कि तो रात में देर से आई थी, वो भी कैसे पता? बिल्डिंग के गार्ड ने चुगली खाई थी। ये बिल्डिंग के गार्ड कैरेक्टर के निर्धाता हो रखे हैं। ये बताया करते हैं कि यहां जो रहते हैं फलाने नंबर में रहने वाली, ये रात में ना देर से आया करती है। अब वो रात में हो सकता है कोई ऊंचे से ऊंचा सार्थक से सार्थक काम कर रही हो, पर वो जितने अंकल आंटी होंगे सोसाइटी के, वो सब उसको ऐसे देखेंगे तिरछी निगाह से, अच्छा ये रात में 8:30 बजे सो नहीं जाती, कैरेक्टर ढीला है। 8:30 बजे कोई सोने का टाइम होता है अंकल, 11:30 बजे भी कोई सोने का टाइम होता है। आप न जिए न जवान हुए, तो क्या हम भी मुर्दा ही मर जाएं? इतना बढ़िया गाना है वो, पता नहीं कौन सी, उत्सव, हाँ उत्सव, दीपोत्सव है तो उत्सव का जिक्र तो आना ही था। तो उसमें वो गाती है कि रात होती शुरू है आधी रात से। रात होती शुरू है आधी रात से। हम तो बिल्कुल बोलते हैं रात होती शुरू है आधी रात से। आप बोलते हैं कि नहीं साहब 9-10 बजे सो जाओ, नहीं तो कैरेक्टर ढीला है, लड़कियों घर के अंदर होना चाहिए। घर छोड़ दो, वो हॉस्टल में रहने जाए उसको भी वहां धकेलते हैं, चल 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 बाड़े के अंदर चल, 9 बज गया रे। क्या है भाई, क्या है? प्रकृति ने कोई नियम बनाया है कि अगर लड़की 10 बजे 12 बजे बाहर है तो वो कैरेक्टर खराब कर रही है? जितने जानवर है सब रात में घुस जाते हैं अपनी अपनी गुफा में, तो सबसे चरित्रवान तो वही हुए। एक जानवर दिखा दो जो रात में घुसना चाहता हो अपने खोह में, तो रात में जाके अपनी गुफा में कि अपने घोंसले में घुसना, यही चरित्र की निशानी है। तो जो मादा सुअर है उससे चरित्रवान और कौन है कि है? और कौवी रात में नहीं सुनोगे उसे कांव कांव करते, उधर सूरज ढला वो उधर दुबक गई, तो क्या उसका कैरेक्टर है?
जबरदस्त। ये सब बातें उस समय की हैं जब आपको पराश्रित रहना ही रहना था, और जब आप पराश्रित हो तो आपकी फिर समाज के लिए एक ही इकोनॉमिक वैल्यू होती है, चाइल्ड। एक ही आपके पास फिर प्रोडक्टिव रिसोर्स होता है, वूम, और कुछ हद तक आपके हाथ पांव जिनसे आप पति की सेवा करते हो, खाना बनाते हो, सफाई करते हो। पर सेवा सफाई का काम कोई और भी कर देता। एकमात्र जो आपके पास प्रोडक्टिव रिसोर्स हुआ करता था वो था गर्भ, और वो प्रोडक्टिव रिसोर्स इंश्योर्ड रहे, अनुबंधित रहे, इसके लिए यह चरित्र का सिद्धांत कल्पित किया गया। आपको समझ में नहीं आ रही है बात? आपके पास एक इकोनॉमिक एसेट होता है, आप उसको बांध कर रखना चाहते हो कि नहीं? आप यहां आए हो, घर में ताला लगा के आए होगे, लगा के आए हो ना। इकोनॉमिक एसेट है तो उसकी रक्षा जरूरी है। हाँ, यहां पर लेकिन जो इकोनॉमिक एसेट है वो चलता फिरता एसेट है, वो एक किसी के शरीर के भीतर है, उसका नाम वूम्ब है, गर्भ। अब उसकी रक्षा कैसे करोगे? उसकी रक्षा के क्या तरीका है? कैरेक्टर का सिद्धांत। और ये तय कर दो कि जो अपना कैरेक्टर ठीक नहीं दिखा रही है उसकी रोजी रोटी दाना पानी सब बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि है तो वो पराश्रित ही। आज तो आप पराश्रित नहीं हो ना, आज आप तय करोगे कि आपको जिंदगी कैसे बितानी है, इंसान हो। कोई और नहीं आपकी देह पे कब्जा करके कोई फैसला करेगा। ये स्त्री के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए बहुत अपमान की बात है कि किसी मनुष्य की देह का क्या होना है ये कोई दूसरा मनुष्य तय करे। अगर आपकी मुक्ति की कीमत यह है कि आप चरित्रहीन कहलाएं, तो सर उठा के कहिए, हां मैं हूं चरित्रहीन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्लट शेमिंग। कहिए हां, यस हियर इज द स्लट। क्या बोलना है मुझे? स्लट बोलना है, होर बोलना है, बिच बोलना है, हूं, और कुछ? और जिस दिन आपने इन सब बातों को हल्के में लेना शुरू कर दिया, उस दिन आप आजाद हैं। आपकी गुलामी इसी में है कि आप हर समय थर्राई रहती हैं कि कहीं कोई आके मुझे स्लट ना बोल दे। अरे बोलने दो ना स्लट। हाँ, यस, एनीथिंग एल्स? जो आपको स्लट बोल रहा है वो आपके ऊपर कब्जा करना चाहता है। वो कह रहा है मेरे हिसाब से चलोगी तो स्लट नहीं बोलूंगा, और मेरे हिसाब से नहीं चलेगी स्लट बोल दूंगा। कुल मिला के वो आपको अपने हिसाब से चलाना चाह रहा है। क्यों चलना है किसी के हिसाब से? बोल ले, स्लट बोलना, जो बोलना बोल ले। दो चार और शब्द मैं अपनी ओर से बता देती हूं, वो भी बोल ले। समाज से आगे निकलना हो तो समाज से इज्जत मांगना तो बिल्कुल ही बंद कर दो। बेखुदी माने अहंकार से मुक्ति। बेखुदी, बेखुदी और बेइज्जती ये एकदम साथ साथ चलते हैं। जिसे इधर अहंकार से मुक्त होना हो उसे उधर इज्जत से मुक्त होना होगा। जो उधर अभी इज्जत का प्यासा है वो इधर अपने अहंकार को पोषण दे रहा है, क्योंकि उधर से जो तुम इज्जत लेते हो उसकी खुराक खिलाते ही किसको? उधर से इज्जत ली, किसको खिलाते हो तुरंत? हाँ, जिन्हें आंतरिक मुक्ति चाहिए हो उन्हें सबसे पहले समाज से चरित्र की और सम्मान की आस पूरी छोड़नी पड़ेगी।
समझ रहे हो बात को? बहुत गरीब आदमी हो आप, अगर दुनिया से प्रतिष्ठा की पूंजी इकट्ठा करे हुए हो, चाहे पुरुष हो स्त्री हो कोई हो, वो पूंजी आपको दे रखी है किसने? इन्होंने। वो पूंजी आपकी भले ही जेब में दे रखी है, पर उसकी एक डोर उन्होंने बांध के अपने हाथ में रखी है। सोचिए आपकी जेब में नोट की गड्डी है और वो एक डोर से बंधी हुई है और इनके पास है। मेरी हालत क्या रहेगी? हमेशा मैं बहुत डरा हुआ रहूंगा, क्योंकि कहने को तो गड्डी मेरी जेब में है, पर उसकी डोर इनके हाथ में है, जब चाहेंगे खींच लेंगे। ये प्रतिष्ठा है। आपकी प्रतिष्ठा कभी आपकी नहीं होती, उसकी डोर समाज के हाथ में होती है। समाज जब चाहेगा वो प्रतिष्ठा वापस ले लेगा, आप कहीं के नहीं रहोगे। प्रतिष्ठा का दीवानापन बिल्कुल बंद करो। सोशल सैंक्शन, रेटिफिकेशन, यूजलेस कॉन्सेप्ट्स। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, विनम्रता पूर्वक मैं आपके किसी काम आ पा रहा हूं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने नहीं परवाह करी कि दुनिया मेरी इज्जत कर रही है कि नहीं। मैंने दशक से ज्यादा बिताया है पूरी गुमनामी में, और तब जो मेरे साथ वाले थे वो कहा करते थे, कहते थे ये कर लिया तूने IIT IIM और ये सब छोड़ छाड़ के सरकार का, तू तो बिल्कुल गुमनाम हो गया, कहीं नजर नहीं आता, कुछ नहीं है तेरे पास, क्या कर रहा है? मैं कहता था ये बात मेरे ख्याल में नहीं आती, मैं जो भी कर रहा हूं वो मुझे पता है जरूरी है, मुझे करने दो। ये आज हो गया है कि कुछ लोग जानने लग गए हैं। आज हो गया है कि मैं आपके कुछ काम आ पा रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों तक मैं परवाह नहीं कर रहा था कि मेरे सामने लोग हैं कि नहीं हैं। और जिस दिन मैं अपनी इज्जत की परवाह करने लग गया ना, ये लोग मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये आज भी अगर मुझे आपसे दूर करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये निकालते हैं कि ये मुझे किसी तरीके से बेइज्जत करें। बस इन बेचारों की चलती नहीं, क्योंकि मुझे उस बेइज्जती की परवाह नहीं। तुम्हें कर लो जो करना है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। और मुझे फर्क पड़ने लग गया तो इनके हौसले बुलंद हो जाएंगे और मेरी आवाज आपके सामने मंद पड़ जाएगी। और वही हुआ है आप लोगों के साथ। देवी जी गई कहां? ये लो, ऐसा तो होता है। अरे कोई बात नहीं, बैठे रहने दो जहां भी। अगर चाहते हो कि आवाज सच की रहे और मजबूत रहे, तो इस बात की परवाह कभी मत करना कि उससे तुम्हें क्या मिल रहा है। तुम यह देख लेना कि तुमने उसको सच दे दिया, अपनी ओर से दे दो निष्काम हो करके, और उससे क्या मिल रहा है कोई परवाह मत करो। कभी वो आभार दे दे, उसको भी विनम्रता से स्वीकार कर लो, और कभी वो गाली दे दे, ठीक है भैया, एक आध और देनी हो वो भी दे दीजिए। स्पष्ट हो रही है बात? चरित्र समझ गए क्या होता है? आचरण चरित्र क्या, जो बोध से निकले वही सम्यक चरित्र है। समाज की नैतिकता पर चलना चरित्रवान होना नहीं कहलाता कि समाज के निर्देश पे चल रहे हैं तो चरित्रवान है। कि रूढ़ी पर और पोथी पर और परंपरा पर चल रहे हैं तो चरित्रवान है, ऐसे नहीं चरित्रवान हो जाते। कि जैसे 10 लोग चलते हैं ये भी वैसे ही चल रहे हैं तो चरित्रवान है, ऐसे नहीं चरित्रवान हो जाते। ऐसे भेड़ होते हैं, ऐसे मंदबुद्धि होते हैं, ऐसे कायर होते हैं जो वैसे ही चल रहे होते हैं जैसे सब चले हैं आज तक।
संत शिरोमणि कहते हैं हंसों की नहीं पात और साधु न चले जमात। वहां यह नहीं देखा जाता कि मैं परंपरा का अनुगमन करूं, नहीं तो मेरे चरित्र पर लांछन लग जाएगा। सच में, प्रेम में, सच के लिए प्रेम में, मुक्ति के लिए प्रेम में जो कर्म करा जाए, समझ लो वही सच्चरित्र है। किसको कहना है सच्चरित्र? किसको मानना है चरित्रवान? जो कहे कि एक ही तो उद्देश्य है जीवन का, मुक्ति के लिए प्रेम, और उसी अनुसार हमारे सारे काम होते हैं। लोगों को समझ में आए तो भला, नहीं समझ में आए तो भला, हम बुरा भी नहीं मानेंगे, पर हम काम अपना नहीं छोड़ेंगे। बस यही ऊंचे चरित्र की पहचान है और कुछ नहीं। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। तुम जल निधि में जल कर मीना, जल में रही जल ही बिन पीना। तुम जल निधि में जल कर मीना, जल में रही जल ही बिन पीना। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। तुम जल राम सुबना तोरा, दर्शन देहु बाग बड़ मोरा। तुम पिंजरा में सुबना तोरा, दर्शन देहु बाग बड़ मोरा। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। तुम सतगुरु में नौतम चेला, कहे कबीर राम रमू अकेला। तुम सतगुरु में नौतम चेला, कहे कबीर राम रमू अकेला। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम बिन तन की ताप न जाई, जल में अगन उठी अधिकारी। राम सतगुरु में नौतम चेला, कहे कबीर राम रमू अकेला। तुम सतगुरु में नौतम चेला, कहे कबीर राम रमू अकेला। तुम सतगुरु में नौतम चेला, कहे कबीर राम रमू अकेला। तुम सतगुरु में नौतम चेला, कहे कबीर राम रमू
अकेला।